क्या कांग्रेस आरजेडी से टकराने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? 2020 में भी याद रखिएगा, बात बिगड़ते बिगड़ते बनी थी। एनडीए में भी कम तूफान नहीं है। जेडीयू की सीटें कितनी कम? जेडीयू और बीजेपी में भी दबाव की राजनीति चल रही है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे में वो चमक नहीं रह गई है। राजू तिवारी को क्या चिराग पासवान गोविंदगंज से चुनाव नहीं लड़ाना चाहेंगे? उमेश कुशवाहा को क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा? यदि आप इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो मुकेश सहनी उधर नए प्लेयर है। राष्ट्रीय अधिवेशन वीआईपी पार्टी का किया तो 60 सीटों की बात करें। निशांत यदि आ रहे हैं तो लवकुश राजनीति में क्या उथल पुथल होता है यह भी देखना होगा। निशांत कुमार के आने का मतलब यह हुआ कि जेडीयू लावारिस पार्टी नहीं रही। निशांत कुमार जेडीयू के मालिक बन जाएंगे, क्या बीजेपी से स्वीकार कर लेगी? देखिए, कुशवाहा और राजपूत दो ऐसी जातियां हैं जो दल नहीं अपना उम्मीदवार देखते। पहली सीट औरंगाबाद। अभी तो टिकट की टिक टिक शुरू हुई है, तो टिकट की टिक टिक में टिकट कौन पा जाएगा? सुशील कुमार सिंह जो हारे हुए सांसद हैं, क्या उन्हें उतारा जाएगा? राजन सिंह है एक्स एमएलसी, चुनाव में कितना खर्चा होगा? क्योंकि उसके लिए आपके पास बोरा में रुपया होना चाहिए। अब बक्सर के लोग कहते हैं कि बक्सर को छला जाता रहा। सदियों से बक्सर को लोग ठगे हैं। बक्सर के नाम पे लोगों ने अपना घर बनाया। क्या बक्सर के पास अपना कोई बेटा और कोई भाई नहीं? कि जिसमें राम का शक्ति और विश्वामित्र का आशीर्वाद होगा वही चुनाव बक्सर में अब लड़ेगा। भाजपा को पग पग फुक फुक कर कदम रखना होगा। राघोपुर में क्या होगा? क्या वाकई में तेजस्वी यादव बना प्रशांत किशोर हो जाएगा? लीजिए, अब वहाँ दो यादवों में ही भिड़न है। एनडीए की बड़ी तैयारी इस बार तेजस्वी यादव से किया कि नित्यानंद राय के भतीजे, देखिए आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, वे वहां से लोजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। और प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी की कई सीटों को चुनकर रखा। चौथी सीट है महुआ की सीट। देखिए, महुआ को तो लालू यादव के परिवार ने फंसा दिया। तेज प्रताप यादव अरही जाएंगे तो तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या करेंगे? अब देखिए, इसी सीट पर नजर है सुभाष यादव, लालू यादव के साले। अनंत सिंह को सुनते हैं ना, जनते मालिक है, एक गिलास पानी लेके खड़ा रही है, 100 किलो दूध की रोज चाहिए बना। अब देखिए, डॉक्टर कन्हैया सिंह विजन क्लासेस वाले की भी पूरी तैयारी है। तो भाई, कहने के लिए हस्तिनापुर है भूमियारों का। अब जहानाबाद भूमियार कहेंगे हम जहानाबाद के भूमियार, ये वो दानापुर रीतलाल यादव, बाहुबली दबंग। तो रीतलाल यादव तो फिर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन लोजपा वेद प्रकाश पांडे को यहाँ से लड़ना है। और 11वीं सीट है केसरिया की सीट। यहाँ कौन लड़ेगा? अब तक जितना जो चुनाव जीता है ना, सब मौगा मौगी रहा है। हम बात कर रहे हैं हरनौत की सीट की, और चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार यहाँ से ताल ठोक सकते हैं। आप भी गजबे हैं समझिए। नीतीश कुमार की विशेष नजर रहती है, गर्मा गर्मी ये से शुरू है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, निदा फाजली जी कहती हैं कि हर इंसान में होते हैं 10-20 आदमी, तो जिसको भी देखना तो कई बार देखना। देखिए, यही वाली कहावत हमारी राजनीति पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है। हमारी राजनीति में भी कई तरह के पहलू होते हैं जिसको समझाने की कोशिश लगातार लाइव सिटीज करता आता है। और लगातार लाइव सिटीज हर संडे को शाम के 7:30 बजे आपके लिए लेकर आता है बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट। तो एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ गया है, और आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे 12 विधानसभा सीटों की, और हम आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ से क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। खेल होगा या खेल कर दिया जाएगा, सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस पॉडकास्ट में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी होता है कि आखिर ये 12 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं। देखिए, पहली सीट है औरंगाबाद, दूसरी है बक्सर, तीसरी है राघोपुर, चौथी है महुआ, 5वीं सीट है आरा, छठी है जहानाबाद, दानापुर, करगहर,
9वीं सीट है लालगंज, 10वीं सीट है बरबीघा, 11वीं सीट है केसरिया और 12वीं सीट है हरनौत की सीट। तो आइए फिर पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर तफसील के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट आ चुका है और आज के इस पॉडकास्ट में हम 12 विधानसभा सीटों की चर्चा करेंगे। शुरू कर रहे हैं हम लोग औरंगाबाद से। औरंगाबाद से क्या खबर आ रही है? नहीं, देखिए समरीन जी, हम सीटों की बात करें या सीटों पर किस तरीके की दावेदारी हो रही है इसकी बात करें, इसका जिक्र करें, इसके पहले बिहार का परिदृश्य पिछले एक हफ्ते में क्या बदला। पिछले रविवार को हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था और देखिए सीटों के बारे में हम अपने जो निजी प्रोफाइल से झपटा झपटी कुछ बता भी रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं, जिस पर पॉलिटिकल तूफान खड़ा भी हो जा रहा है। तो पिछले एक सप्ताह में आपने क्या देखा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बदल दिया गया जी। अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई और राजेश राम नए अध्यक्ष बने। बिल्कुल। तो कांग्रेस ने बिहार के लिए नई रणनीति बनाई कि अब दलित वोट बैंक को साधना है, लेकिन दलित वोट बैंक को साधने के चक्कर में सवर्ण क्या अखिलेश सिंह के विकल्प राजेश राम या फिर कन्हैया कुमार। और देखिए कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति कभी बनी नहीं, जो जिलों के अध्यक्ष हैं उसमें बहुतायत सवर्ण है, क्या उन्हें हटा दिया जाएगा और हटाया जाएगा तो इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह भी समझने की बात होगी। और देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस बात की बहुत चर्चा है कि कांग्रेस आंख दिखा रही है आरजेडी को, तो क्या आरजेडी आंख देखने के लिए तैयार है? आपने देखा अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाए जाने के पहले कांग्रेस के प्रभारी भी बदले गए। पहले मोहन प्रकाश हुआ करते थे, इसके बाद कृष्णा अल्लाबारू बनाए गए जो कर्नाटक से आए हैं। और यह भी गजब अजब है, ठीक है ना, अजब गजब है जी। क्योंकि बिहार में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, तो जो भी प्रभारी आते थे वह एक समन्वय मुलाकात के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास जाते थे। लेकिन इस बार कृष्णा अल्लाबारू ने इसकी कोई जरूरत अब तक नहीं समझी है और सीधे बिहार का दौरा कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के पास वक्त बहुत कम है क्योंकि चुनाव का ही वक्त कम बचा है। ऐसे में जो उलटफेर है, क्या कांग्रेस आरजेडी से टकराने के लिए तैयार है? क्या कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? और यदि कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान बढ़ती है तो इसका कितना बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा और कितना फायदा एनडीए को होगा, यह भी आगे आने वाले दिनों में समझने की बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी में टकराव दिख रहा है। कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं, यह बात भी सभी को पता है। और कहा गया कि कन्हैया कुमार को इसीलिए बिहार भेजा गया ताकि अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी हो सके। और देखिए राजेश राम जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिस दलित वोट बैंक पर नजर है, तो बिहार में दलित वोट बैंक का बंटवारा पहले से है। पासवान वोट बैंक पर चिराग पासवान का आधिपत्य है, मांझी वोट बैंक पर जीतन राम मांझी का आधिपत्य है। हाँ, जो अब राजेश राम कह रहे हैं मैं चमार हूं, अब जनक राम भी कहते हैं जो भाजपा के मंत्री हैं, उनका पुराना नाम जनक चमारी, मैं चमार हूं। देखिए जाति हम नहीं बता रहे, जाति नेता ही बताते हैं। अब जो ये रविदास हैं, चमार हैं, इनकी संख्या पासवान के करीब करीब है। और आपने देखा कि सासाराम में किस तरीके से कांग्रेस के सांसद चुनाव जीत गए थे, बसपा से आए थे। तो उस वोट बैंक पर नजर है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जिस वोट बैंक पर चमार रविदास पर है नजर कांग्रेस की, उस वोट बैंक में बसपा की बड़ी सेंधमारी है। और आज आप जिन क्षेत्रों की बात करने जा रही हैं, चाहे आप करगहर की बात कर ले, बक्सर की बात कर ले, औरंगाबाद की बात कर ले, तो उन इलाकों में बसपा की एक पकड़ भी है। तो कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता आगे आने वाले दिनों में कैसा होता है, क्योंकि दबाव की राजनीति चल रही है। तेजस्वी यादव और लालू यादव किसी भी कीमत पर कांग्रेस को 70 सीट नहीं देने जा रहे हैं। और जो कांग्रेस की तैयारी है कि हम 70 से कम नहीं लेंगे। 2020 में भी याद रखिएगा, बात बिगड़ते बिगड़ते बनी थी, प्रियंका गांधी को दखल देना पड़ा था।
अखिलेश प्रसाद सिंह तो लालू यादव के करीब भी रहे हैं, उनकी रणनीतियों को भी जानते रहे हैं, लेकिन राजेश राम कृष्णा अल्लाबारू और कन्हैया कुमार लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने अपनी बातें कितनी मजबूती से रख पाते हैं, और सवर्ण वोट बैंक जिससे यह भरोसा था कि आरजेडी से टिकट न मिला तो टिकट कांग्रेस से मिल जाएगा, उनके भीतर क्या संदेश आ जाता है यह भी समझना होगा और देखना होगा। अब देखिए एनडीए की बात भी करें, बिल्कुल जी, क्योंकि एनडीए में भी कम तूफान नहीं है, और एनडीए में आपको इस बात की नजर रखनी होगी कि जेडीयू की सीटें कितनी कम होती है, कितनी कम होती है मतलब सीट शेयरिंग में, और बीजेपी कितना कम करती है। देखिए आप 2020 याद कीजिए, जेडीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा, 43 सीटों पर पार्टी सिमट गई, बावजूद कितनी सीटें मिली थी, 115 सीटें जेडीयू को मिली थी, और जेडीयू के खाते में ही 7 सीटें जीतन राम मांझी को मिली थी, 122 सीटें, और इधर 121 पर बीजेपी और मुकेश सहनी मिलकर लड़े थे, 110 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी की पार्टी तो बाहर है, महागठबंधन की ओर है। तो यदि हम पूरे एनडीए में देखें, क्योंकि तब उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान एनडीए के फोल्ड में नहीं थे, तो एनडीए में वैकेंसी तो मुकेश सहनी की सिर्फ 11 सीटें हैं, लेकिन चिराग पासवान की बात और उपेंद्र कुशवाहा की बात 11 सीटों से तो बनती नहीं है। चिराग पासवान को कम से कम 25 सीटें तो मिलेगी, और वह भी बहुत दबाव के बाद वह 25 सीटों पर राजी हो। लेकिन 25 सीटें देने के लिए भी और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देने के लिए देखिए जेडीयू को भी और बीजेपी को भी अपनी सीटों में 2020 की सीटों में कटौती करनी होगी। तो दोनों की सीटें, जेडीयू की सीटें, बीजेपी की सीटें, दोनों की सीटें एनडीए में सीट शेयरिंग में कम होगी। और यह खबर भी चल रही है कि बीजेपी जो है, जैसे हमने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी में दबाव की राजनीति चल रही है, वैसे ही जेडीयू और बीजेपी में भी दबाव की राजनीति चल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर भी चल रहा है। देखिए जेडीयू इस बात का एहसास करा रहा है कि लोकसभा में हमने एक सीट कम ली थी, लेकिन हमने एक सीट अधिक जीती। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे में वो चमक नहीं रह गई है, और रहते सहते नीतीश कुमार का व्यवहार भी कुछ ऐसा अटपटा हो जाता है जो खराब संदेशा देता है। तो चमक तो फीकी पड़ी है, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत है। तो अब बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी में वैसे ही वैकेंसी कम है, बिल्कुल, तो बीजेपी के करीब 80 विधायक तो चुनाव जीते हुए हैं। तो हम यदि यह मानकर चले कि 100 सीटों पर, देखिए कहने वाले तो कई कहते हैं कि जेडीयू की सीटें 100 से भी कम हो जाएगी। अच्छा, और इस बात का भरोसा देखिए जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, जो अधिक सीटों की अपेक्षा कर रहे हैं और उन्हें लग भी रहा है कि मिल जाएगा, तो क्या जेडीयू 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी? राजी हो जाएंगे नीतीश कुमार, राजी हो जाएंगे। तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए जो सीटें निकाली जाएगी, वो सीटें कौन कम होगी? बिल्कुल, बीजेपी के फोल्ड से, जेडीयू के फोल्ड से, और सीटों की अदला बदली भी होनी है। देखिए ऐसा नहीं है कि जहां जो लड़े थे वहीं सब कोई लड़ लेंगे, ठीक है ना? यानी कि सिटिंग गेटिंग गो नहीं होगा। सिटिंग गेटिंग गो तो देखिए बहुमत में होगा, लेकिन बहुत सारी परेशानियां हैं ना। अब देखिए प्रदेश अध्यक्षों की यदि आप बात कर लें तो राजू तिवारी को क्या चिराग पासवान गोविंदगंज से चुनाव नहीं लड़ाना चाहेंगे? लड़ाना चाहेंगे, बिल्कुल लड़ाना। और यदि गोविंदगंज से चुनाव लड़ाने पर आमादा हो जाते हैं, अधिक हो जाते हैं, तो यह सीट तो बीजेपी से लेनी होगी। अब जेडीयू की ही बात कर लीजिए, उमेश कुशवाहा महनार में 2020 में एलजेपी के कैंडिडेट के कारण, इंजीनियर रविंदर सिंह के कारण चुनाव हार गए थे। वहां आरजेडी की जीत हो गई थी, रामा सिंह की पत्नी चुनाव जीती। अब रामा सिंह, देखिए रामा सिंह की पत्नी तो अभी इधर नहीं कह सकते हैं, लेकिन रामा सिंह चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। तो उमेश कुशवाहा को क्या विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा? कहा जा रहा है कि कह दिया गया है कि महनार आप ही लड़ेंगे। तो यदि महनार लड़ेंगे
उमेश कुशवाहा, कुशवाहा जी। तैयारी भी कर रहे हैं, वे वहां से पहले विधायक भी रहे हैं। तो फिर यदि रामा सिंह चिराग पासवान की ओर है तो रामा सिंह और रामा सिंह की पत्नी के लिए, रामा सिंह तो स्वयं भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते बिल्कुल थे जी। और आपको पता है कि दोनों के बीच संबंधों में बीच में खटास भी आई थी। फिर एक हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी सीटें इधर उधर होंगी, ठीक है ना। और इसलिए अब देखिए ऐसी ऐसी सीटें हैं जो सहयोगी दल की जीती हुई है एनडीए में, लेकिन तैयारी, अब देखिए आप यदि आप इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे तो मुकेश सहनी उधर नए प्लेयर हैं। मुकेश सहनी नए प्लेयर हैं, कांग्रेस बनी हुई है, लेफ्ट की पार्टियां बनी हुई है, तो मुकेश सहनी को सीट देने के लिए कहां से कटौती होगी? आरजेडी की सीटें, कांग्रेस की सीटें, तो हाँ नहीं, लेफ्ट की सीटें तो शायद न कटे, सामने बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आरजेडी जहां चुनाव लड़ता रहा है, जहां कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है, तो वहां तो सीटें आपको छोड़नी होगी यदि मुकेश सहनी को रखना है। और मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा देखिए कि जब उन्होंने वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय अधिवेशन वीआईपी पार्टी का किया तो 60 सीटों की बात कर दी और स्वयं के उप मुख्यमंत्री बनने की बात जो लगातार कर रहे हैं। तो ये सारे घटनाक्रम जो है ना, इसे भी आपको बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट में हमने समझा कि यह बताया जाना चाहिए। अब देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ, होली हुई थी, बिल्कुल। निशांत कुमार की तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से वह विजय चौधरी और संजय झा के कंधे में हाथ रखे हुए थे। किसके कंधे पर हाथ रखा जाता है? तो निशांत कुमार यदि राजनीति में आ चुके हैं तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? निशांत की शादी होने वाली है, यह बात तो हमने आपको पहले भी बताई थी, पिछले इलेक्शन पॉडकास्ट में या उसके पहले भी बता दिया था, तो चर्चा हुई थी। तो निशांत यदि आ रहे हैं तो लवकुश राजनीति में क्या उथल पुथल होता है यह भी देखना होगा यदि आप चुनाव को देख रहे हैं। निशांत कुमार के आने का मतलब यह हुआ कि जेडीयू लावारिस पार्टी नहीं रही, जेडीयू को वारिस मिल गया, उत्तराधिकारी मिल गया। लेकिन निशांत कुमार जेडीयू के मालिक बन जाएंगे, क्या बीजेपी से स्वीकार कर लेगी? यह भी समझने की बात है। और आगे यह भी समझने की बात है कि लवकुश, देखिए लव की संख्या कुश से कम है, मतलब कुर्मियों की संख्या कुशवाहा से कम है। तो कुशवाहा इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई नीतीश कुमार के बाद बारी मेरी है, तो अब यदि यह लगेगा कि निशांत कुमार ही फिर से, तो फिर कुशवाहा, देखिए कुशवाहा और राजपूत दो ऐसी जातियां हैं जो दल नहीं अपना उम्मीदवार देखते हैं। अपना उम्मीदवार देखते हैं। और आपने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से लालू यादव ने प्रयोग किया, औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ ढह गया, अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। किस तरीके से बाकी लोकसभा क्षेत्रों में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए राजाराम कुशवाहा से। बिल्कुल जी। और देखिए पिछले एक हफ्ते में हमने यह भी सुना कि पवन सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव। ज्योति सिंह, यदि पवन सिंह औरंगाबाद के किसी विधानसभा क्षेत्र में, भोजपुर के किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने को आते हैं तो यह निश्चित तौर पर मान लीजिए कि उस इलाके में फिर से क्षत्रिय बनाम कुशवाहा की लड़ाई हो जाएगी। जहां क्षत्रिय खड़े होंगे एनडीए का, वहां कुशवाहा मत नहीं देगा, और जहां कुशवाहा खड़ा होगा वहां क्षत्रिय मत नहीं देगा। तो ये पूरा राजनीतिक परिदृश्य जो है, इस पर भी मुझे लगा कि एक झलक बनती है। तो यह बहुत ही आवश्यक था, इसलिए हमें मुझे लगा कि आपको यह जानकारी देनी चाहिए। एक रिकैप जो है वो जनता को भी जी बिल्कुल। अब चलिए अब सीटों की बात। बिल्कुल, पहली सीट औरंगाबाद। देखिए आपने पहली सीट औरंगाबाद की बात कर दी, चित्तौड़गढ़ की बात कर दी। देखिए वहां क्या खेला होगा, क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि एक और बात पर ध्यान रखना है, औरंगाबाद का पूरा जिक्र करें कि अब तक प्रशांत किशोर के संभावित उम्मीदवारों के बारे में कोई सूची लीक नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही है। जी। करीब 12,000 उम्मीदवारों ने, दावेदारों ने नामांकन का पर्चा भरा है। और बिहार की 243 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे आप देखेंगे 2020 के, तो बहुतायत विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी अंतर, परिणाम का अंतर 5,000 से 15,000 मत रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर का परफॉर्मेंस क्या होगा, वह कितनी सीटें जीतेंगे,
मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन उनके उम्मीदवार के कारण किसका खेल बिगड़ जाएगा इसे भी समझा जाना और पढ़ा जाना आवश्यक हो जाएगा। बिल्कुल, इसको डिकोड करना पड़ेगा। आपने उपचुनाव में भी देखा होगा, बिल्कुल देखा। यदि बेलागंज का किला ढह गया सुरेंद्र यादव का, जो कभी नहीं ढहा था, तो उसकी वजह अमजद है। हाँ, जनसुराज के उम्मीदवार अमजद हैं, ठीक है, हाँ, जनसुराज के उम्मीदवार अमजद हैं। और यदि जीतन राम मांझी ने पूरी ताकत न लगाई होती इमामगंज में, हाँ, तो जितेंद्र पासवान या फिर आरजेडी, या फिर आरजेडी। तो देखिए, जो यह बात कही जा रही थी कि प्रशांत किशोर बी टीम है बीजेपी के, मतलब अब यह दिख रहा है कि वह सर्वाधिक नुकसान जेडीयू को पहुंचा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो जुड़ने वाला तबका है वो कौन है? सवर्ण जाति के लोग हैं, बिल्कुल, एस्पिरेशनल क्लास है। और अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी के बाद अब देखिए बिहार की पार्टियों का भी एक दृश्य देख लीजिए, किस पार्टी में सवर्ण अध्यक्ष रह गया जी, हाँ? जी। अब देखिए आरजेडी को भी संकट होना है कि जगदानंद सिंह की जगह पर जो चर्चाएं चल रही थी कि सिर्फ चंद्रराम को बना देंगे या कुमार सर्वजीत पासवान को बना देंगे, अब इसमें भी समस्या आ गई, अब इसमें भी समस्या आ गई, क्योंकि आरजेडी का भी अध्यक्ष राम नहीं होगा या पासवान नहीं होगा, और कांग्रेस का, मतलब दोनों यदि साथ मिलकर लड़ना है तो दो आपको समीकरण साधने हैं ना। तो अखिलेश सिंह के हटाए जाने के बाद सवर्णों में यह भी बात गई है कि देखिए आरजेडी तो टिकट देता नहीं था, महागठबंधन में कांग्रेस से टिकट मिलता था, हाँ? उधर देखिए थोड़ी निराशा, थोड़ी मायूसी की कब तक बंधुआगिरी करेंगे बीजेपी का, तो जो यह वर्ग है, और दूसरा एस्पिरेशनल क्लास जिसको लगता है कि नहीं मेरी जिंदगी में कुछ होना चाहिए। बिहार थका हुआ प्रदेश है, और यह भी ध्यान रखिएगा चुनाव कब होने जा रहा है, चुनाव दिवाली, छठ, दशहरा को प्रभावित करने वाला है, और उस समय करीब 50 लाख लोग जो नॉन रेजिडेंट बिहारी हैं अपने गांव में लौटते हैं, अपने गांव में लौटते हैं, तो उनका प्रभाव क्या होता है यह भी समझने की बात। अब चलिए औरंगाबाद की बात करें। देखिए, मैं ये नहीं कहा, मैंने पहले ही कहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो टिकट की टिक टिक शुरू हुई है, तो टिकट की टिक टिक में टिकट कौन पा जाएगा। और देखिए औरंगाबाद जैसी सीट भाजपा लगातार 2 बार हार चुकी है, बिल्कुल, हाँ, भाई 2015 में भी हारी, 2020 में भी हारी, और वहां आनंद शंकर सिंह जो हैं कांग्रेस की, वो चुनाव जीत गए। सवाल पैदा होगा क्या वे हैट्रिक लगाएंगे? देखिए उनके टिकट पर तो कोई इफ बट नहीं है, नहीं है। वैसे भी देखिए राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, वह औरंगाबाद के कुटुंबा से ही विधायक हैं, तो क्या वह औरंगाबाद जो उनके विधानसभा क्षेत्र की राजधानी है, वहां अपने उम्मीदवार का टिकट तो बरकरार रखेंगे ही, और वे पॉपुलर भी हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि एनडीए से सामने कौन होगा? क्या बीजेपी यह सीट फिर से वापस लेने की कोशिश नहीं करेगी? देखिए अब औरंगाबाद में क्या इतिहास रहा है, औरंगाबाद में बीजेपी के 2 बड़े चेहरे रहे, सुशील कुमार सिंह जो सांसद बना करते थे, मैं कह रहा हूं, बिल्कुल, और दूसरे रामाधार सिंह, दोनों के ही बीच 36 का रिश्ता था। दोनों ही एक ही पार्टी में रहते हुए एक दूसरे के लिए जितना, एक दूसरे के खिलाफ जितनी कोशिशें कर सकते थे, जन से, धन से, मन से करते थे, लेकिन रामाधार सिंह पहले फिनिश हुए, बिल्कुल, बाद में तो सारी परेशानियां भी सामने आ गई, और सुशील कुमार सिंह लोकसभा में फिनिश हो गए। लेकिन देखिए बीजेपी में एक परंपरा यह भी रही है, पवन सिंह की चर्चा हम कर चुके हैं, पवन सिंह की नजर है, लेकिन यदि पवन सिंह को टिकट देने का बीजेपी ने रिस्क लिया तो मगर साहबाद भोजपुर में कुशवाहा वोट बैंक से उसे अपने को दूर कर लेना होगा, बिल्कुल नुकसान झेलना पड़ेगा, हाँ नुकसान झेलना पड़ेगा। तो देखिए एक बीजेपी की परंपरा है, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा, कई दूसरे प्रदेशों में भी देखा कि बड़े चेहरों को दांव पर लगाना, विधानसभा लड़ाना, बिल्कुल, हाँ। तो एक चर्चा यह भी चल रही है कि क्या सुशील कुमार सिंह जो हारे हुए सांसद हैं, पकड़, देखिए हार जाने का मतलब यह नहीं है कि आपने धरती छोड़ दिया, हाँ, ठीक है ना, आपकी जमीन पूरे तौर पर खिसक गई। क्या सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद फिर से जीतने के लिए विधानसभा, क्योंकि विधानसभा भी आप लगातार 2 बार हार चुके हैं, क्या उन्हें उतारा जाएगा? चर्चा सबसे अधिक है। लेकिन वहां और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार। गोपाल शरण सिंह
पिछले कई चुनावों से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, व्यवसायी है, ठीक है, व्यवसायी है, व्यवसाय के साथ राजनीति भी करते हैं। अब देखिए सतीश सिंह है, एक प्रणब कुमार है। प्रणब कुमार लोकसभा चुनाव के समय में भी टिकट का प्रयास कर रहे थे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है सुशील सिंह के खिलाफ, टिकट मुझे दे दीजिए, लेकिन ये हो ना पाया, तो देखिए वो है राजन सिंह है, एक्स एमएलसी। देखिए जब पहली बार यह चुनाव लड़े तो इन्होंने इतना पैसा बहाया, बिहार विधान परिषद का चुनाव जब लड़े, रुपया लड़े एमएलसी, हम पहले भी कहते हैं, ठीक है ना, कि रुपया ही लड़ता है एमएलसी का। लेकिन दूसरी बार चुनाव में इन्हें लगा कि ना, जितना पैसा बहाया था उसके मुकाबले फायदा कम हुआ, तो दूसरी बार इन्होंने बिहार विधान परिषद का त्रिस्तरीय पंचायत जो नगर निकाय वाला चुनाव होता है उसमें यह चुनाव नहीं लड़े। और यहां चुनाव कौन लड़ गए, यहां चुनाव तो ये भी चाहते हैं विधानसभा, क्योंकि देखिए एक मेरी आम धारणा है, लोकसभा चुनाव लड़ना कम कठिन है, ठीक है ना, विधानसभा हवा से लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, जी, ठीक है ना, विधानसभा चुनाव लड़ना ज्यादा कठिन है। विधानसभा चुनाव लड़ने से ज्यादा कठिन विधान परिषद का चुनाव लड़ना है। अच्छा। क्योंकि उसके लिए आपके पास बोरा में रुपया होना चाहिए। अब तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, बिहार विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी शिक्षकों का वोट बिक रहा है, और विधायक के बाद ये मुखिया जी का चुनाव लड़ना और जिला पार्षद का चुनाव लड़ना और वार्ड काउंसिल का चुनाव लड़ना और भी ज्यादा कठिन है, और ज्यादा कठिन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो मेरी जो धारणा है, पापड़ बेलना पड़ता है। पापड़ बेल, तो राजन सिंह जो एमएलसी रहे हैं वह भी, लेकिन दिलीप सिंह जो अभी एमएलसी हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया चुनाव में कितना खर्चा होगा, लोग क्या बता रहे थे, क्या बोली सुना रहे थे जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था, मेरी तो समझ से परे वाली बात थी, समझे ना, कि इतना कुछ बहा कि मत पूछिए, बस खुलते गए, बस खुलते ही गया, ठीक है। चुनाव के बाद वे भले कंजूस हो गए हैं, ठीक है ना। हाँ, तो दिलीप सिंह के बारे में चर्चा है कि वे अपने बेटे को चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। रामाधास सिंह तो देखिए उन्होंने कह दिया कि भाजपा से मेरा कोई मतलब नहीं है, हम जनता के नेता हैं। देखिए शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है कि वह चुनाव में अब पुराने पहलवान की तरह लड़ सके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह अपने बारिश को, बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बेटी को लड़ाना चाहते हैं। हाँ, उनकी भतीजी है या भतीजा है, वह भी जो है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग, अब एक रोहित सिंह है, जी, ये वही रोहित सिंह है जो पवन सिंह का कार्यक्रम कराते रहते हैं। अच्छा, जी, आप जानती भी हैं सर, आप जानती भी हैं, ये क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, तो ये भी लगातार वहां सक्रिय हैं। तो एनडीए का टिकट किसे मिलेगा, मिलेगा तो एक को ही, और लड़ना है आनंद शंकर सिंह से। और उधर के इलाके में ध्यान रखिएगा समरीन जी, कि बीजेपी शहर की पार्टी कही जाती है, लेकिन इधर के इलाके में आप देखेंगे, आप मगध, शाहबाद और भोजपुर में, भाई शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की हार हुई है। औरंगाबाद में विधानसभा बीजेपी हार गई, बक्सर में बीजेपी विधानसभा हार गई, सासाराम में बीजेपी विधानसभा हार गई। देखिए सासाराम इतना सेंसिटिव है, वहां हिंदू मुस्लिम वाला भी चलता है, लेकिन इसके बाद भी जहानाबाद आप हार जाते हैं। तो ऐसे आप दानापुर हार जाते हैं, दानापुर हार जाते हैं, पटना शहरी क्षेत्र का ही हिस्सा तो है, और वो भी हार जाते हैं। तो कहाँ आप शहरी क्षेत्र, यानी कि खतरे की घंटी है, खतरे की घंटी। देखिए खतरे की घंटी इसलिए है कि देखिए मगध, शाहबाद और भोजपुर में जब माले और आरजेडी और कांग्रेस का गठजोड़ हो जाता है, डेडली कॉम्बिनेशन है, जी, इससे जीत पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए देखिए दिक्कतें हैं औरंगाबाद में, और देखिए आगे कौन कौन दावेदार दिखाई पड़ते हैं, आगे कौन आगे चला जाता है, किसकी क्या कमजोरी है, किसकी क्या मजबूती है, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि विस्तार से हर क्षेत्र के बारे में आगे आने वाले दिनों में और भी लाइव स्ट्रीम में बता पाए। तो औरंगाबाद की स्थिति ये है समरीन जी। तो चलिए अब बिना वक्त जाया किए हुए हम दूसरी सीट पर आ जाते हैं, और दूसरी सीट भी हॉट सीट है, यानी कि हम बात कर रहे हैं बक्सर की। क्या लगता है बक्सर में क्या होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। देखिए अब बक्सर के लोग कहते हैं कि बक्सर को छला जाता रहा, हाँ, बक्सर को छला जाता रहा। भाई अश्विनी चौबे कहां से आए बक्सर, मिथिलेश तिवारी कहां से आ गए बक्सर? क्या बक्सर के पास अपना कोई बेटा और कोई भाई नहीं?
हाँ? सुधाकर सिंह भी बक्सर के नहीं है, रामगढ़ के हैं। जी जी हाँ, जी, ठीक जी, है ना? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। और बक्सर क्या है? देखिए, बक्सर में तो अब संघर्ष चल रहा है विश्वामित्र सेना के द्वारा। बक्सर राजकुमार चौबे लगातार मुहिम चला रहे हैं। अभी सुन रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है ना? जी। हाँ? तो भाई बक्सर क्या है? महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है। भगवान राम को शिक्षा कहाँ मिली थी? हाँ? सर, हाँ, ठीक है ना? बिल्कुल हाँ? बिल्कुल। वामन अवतार कहाँ है? हाँ? राम रेखा घाट कहाँ है? जी जिस च्यवनप्राश को आज पूरी दुनिया में सब कुछ माना जाता है, च्यवन ऋषि कहाँ के थे और च्यवनप्राश कहाँ की खोज हुई थी? हाँ? वो जब है हमने झपटा झपटी में बक्सर की चर्चा की और कहा कि बक्सर के लोग जो हैं जागृत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, बक्सर बिहार की धार्मिक राजधानी है, बिहार की धार्मिक राजधानी है। राजकुमार चौबे तो यह भी कह रहे हैं कि अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। अच्छा जी, बक्सर अभी बाकी बक्सर है अभी बाकी और है। भाजपा को पग पग फुक फुक कर कदम रखना होगा, क्योंकि यह सीट जो है लगातार यहां भी हार मिल रही है। देखिए, सुखदा पांडे जीती थी, जो लास्ट बीजेपी की विधायक रही हैं। बीच में हृदय नारायण सिंह बसपा के चुनाव जीत गए। बिल्कुल, हाँ, ठीक है ना? बसपा की पकड़ भी है। बसपा की इस जिले में और आसपास में पकड़ आपने जाना ही है कि भाई जो मोहम्मद जमा खान जो मंत्री हैं वो बसपा से ही चुनाव जीते थे, बसपा से ही चुनाव जीते थे। और जेडीयू के पास एक भी कोई मुस्लिम विधायक नहीं था, इसलिए अशोक चौधरी ने विशेष प्रयास किया, जमा खान को लेकर आए। भाई चूंकि अकेले थे इसलिए पूरी पार्टी का विलय कहा गया और वह फिर बदले में मंत्री बन गए, बदले में मंत्री बन गए। पिछले दिनों प्रशांत किशोर की इफ्तार पार्टी में भी जमा खान गए थे। देखिए, जो हम कर रहे हैं, बहुतों को इस बात की चिंता है कि प्रशांत किशोर किस जाति का उम्मीदवार मेरे क्षेत्र में न उतार दे। अब जमा खान की भी चिंता रही होगी कि प्रशांत किशोर हमारे यहाँ कोई दूसरा मुसलमान न दे ले। जी जी हाँ, जी, ठीक है ना? हाँ, तो देखिए क्या अब बक्सर में भी जो है संजय कुमार तिवारी एलियस मुन्ना तिवारी कांग्रेस के पिछले 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। अब इनके सामने कौन होगा? अब देखिए, 2020 में जो बीजेपी के प्रत्याशी थे परशुराम चतुर्वेदी, वे अब नहीं है, तो अब यहां बड़ी भीड़ लगी है, भीड़ लग गई। कुछ लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि मैं दावेदार हूं और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं बक्सर के उद्धार के लिए। हमने राजकुमार दुबे की चर्चा की। देखिए, प्रदीप दुबे हैं, ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे युवा के। एक कोई नागेंद्र नाथ ओझा के बेटे हैं, संतोष ओझा, ये भी दिल्ली की राजनीति करते हैं, पूर्वांचल परिषद की राजनीति करते हैं। देखिए, कोई वर्षा पांडे है, कोई पुष्पांजलि है, रानी चौबे है, उषा दुबे है। तो बक्सर भी देखिए, यह ब्राह्मणों का घर है, ठीक है ना? ब्राह्मणों का घर है। बीच में हृदय नारायण सिंह जीते थे, तो ब्राह्मण हस्तिनापुर, तो इस हस्तिनापुर में ब्राह्मण इधर का कि ब्राह्मण उधर का। हाँ, और बक्सर के उद्धार की बात कौन करता है? हमने कहा ना कि जब हम बक्सर झपटा झपटी की बात कर रहे थे, या फिर हमने कहा कि बक्सर को धार्मिक नगरी बनाने की बात हो रही थी, तो लोगों ने कहा कि बक्सर स्टेशन का तो उद्धार कर दो। इतनी गंदगी कमेंट बॉक्स में लोग लिख रहे थे। अच्छा, सोचिए, ये हंस रहे, ये हंस रहे। आप बक्सर को चौसा के लिए याद करेंगे, लेकिन इसके लिए याद नहीं करेंगे कि वहां भाई भगवान राम, महर्षि विश्वामित्र, ऐतिहासिक भूमि, ऐतिहासिक भूमि, तारक मतलब वहां राक्षस बल भी हुआ है। बिल्कुल, तो ऐतिहासिक भूमि है। तो धार्मिक भाई आपने देखा अभी कि योगी आदित्यनाथ ने एक महाकुंभ का आयोजन कर, सफल आयोजन कर 3 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिए पर्यटकों के द्वारा। और बिहार की सरकार क्या करती है? कुछ नहीं करती है। बिहार के पास एक ऐसी अमूल्य संपदा है, धरोहर है, जो किसी के पास नहीं है। और मुझे अभी एक बड़े जानकार बता रहे थे, गया जी जिसे लोग कहते हैं, जो सनातनी लोग हैं, बिल्कुल, जहां अपने पुरखों का पिंडदान किया जाता है। बड़े बड़े आते हैं, बड़े। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य होगा समरीन जी, कि इधर पिछले 2 महीने में मुझे 2 बार दिल्ली से गया के लिए उड़ने का मौका मिला। तो मैं जब दिल्ली में एयरपोर्ट पहुंचा, टर्मिनल 2 से फ्लाइट है,
तो हमने देखा बुद्धिस्ट तो हैं ही बोध जी। गया के कारण, बिल्कुल हाँ। काफी संख्या में सनातनी हिंदू भी हैं और देश दुनिया के कई हिस्सों से आए हैं। अच्छा। तो जब गया में फ्लाइट लैंड हुई, एक ही फ्लाइट दिल्ली से गया के लिए जाती है और गया से दिल्ली के लिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पटना आपका भले नहीं है। तो हमने ये देखा कि जैसे ही लोग गया में विमान से नीचे उतरे, जमीन पर पैर रखा, सबसे पहले जमीन को चूमा और अपने माथे पर लगाया। सबसे पहले सबसे जमीन को पहले चूमा। हाँ, जी। हमने अपने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि देखिए, लोग मानते यह है कि वंशज यदि गया जी की धरती पर, कोई गया भी नहीं कहता है, गया जी कहता है, गया जी। हाँ, गया जी की धरती पर यदि पैर रख दे, समझे ना, तो उनके पुरखों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। सिर्फ पैर रखने सिर्फ से पैर रख मुक्ति देने मिल जाती मुक्ति है। मिल जाती है। बड़ी ठीक है ना? बात है, जी, हाँ हाँ, जो आप ब्लैक मैजिक और ये सब सारी बातें करती हैं, आप तो बहुत करती रहती हैं सब, जी। हाँ, तो इसके छुटकारा के लिए भी लोग जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ, हाँ। तो देखिए, हर साल पितृपक्ष का मेला होता है। लोग कहते हैं कि भाई यदि बिहार सरकार ठीक से व्यवस्था कर दे, लेकिन वहां व्यवस्था कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। व्यवस्था कुछ नहीं है। आपको ठीक से खान पान के लिए सोचिए ना, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं है। सड़क की स्थिति वैसे ही है, सड़क बनी हुई नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूं, कोई बेतरतीब है सब कुछ। जो बाहर से आते हैं, जो अच्छी दुनिया से आते हैं, उन्हें, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं उत्तर प्रदेश के बारे में पता करा, मैं तो नहीं गया, हमारे परिवार के भी कई लोग गए, मुझे दिल्ली में लोग बता रहे थे कि इतनी सारी इवेंट्स कंपनियों को योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के लिए हायर कर रखा था। अच्छा। उसमें कुछ कंपनियां ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के व्यवहार को साथ खड़े रहकर मॉनिटर कर रही थी, साथ खड़े रहकर मॉनिटर कर रही थी। जी जी। ठीक है ना? कि ये जो पुलिस वाले हैं, जो अपनी गंदी जुबान के लिए जाने जाते हैं, वो किसी श्रद्धालु से बदतमीजी नहीं करे। तो किसी ने आपको यह शिकायत नहीं की होगी कि वहां पुलिस वाले वह कह रहे थे, आप आए हैं, आप इधर से चले जाएं, कृपया इधर न जाएं, तो ठीक है, यह जुबान। और अपने यहाँ बिहार में क्या होता है, पुलिस वाला हटो 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 हटो। जी जी जी। जबकि हम अपनी जुबान के लिए, अपनी जुबान के लिए मैं ये कहानी बार बार सुनाता रहता हूँ। 1916 में डॉक्टर गिरियर्सन ब्रिटिशर्स थे, समझे ना, लेकिन हिंदी के इतने बड़े साहित्यकार, उन्होंने कहा कि दरभंगा की सड़कों पर यदि आप जा रहे हैं और पीछे से कोई एक सोडसी 16 साल की लड़की आपसे यह पूछ दे, अहाँ कता जाए छी, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस जुबान में इतनी शहद है कि आप मदहोश होकर गिर जाएंगे। और अब क्या होगी, आप यही भोजपुर में जाके पूछ लीजिए कि रास्ता किधर है, आप जहानाबाद में पूछ लीजिए, कहेगा लौकता नहीं है, उधर है। एकदम खत्मे हो का जी। अब पुलिस वाले तो जानते ही हैं, पुलिस वाले तो जानते ही हैं। तो ये बक्सर की स्थिति है, और बक्सर तो देखना होगा कि पहले टिकट, फिर हम कर रहे हैं, बताएंगे एक एक क्षेत्र के बारे में, पूरी रिपोर्ट देंगे, पूरी रिपोर्ट आराम से। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। जी बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली सीट की चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरी सीट जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है राघोपुर की सीट। राघोपुर में क्या होगा, क्या वाकई में तेजस्वी यादव बना प्रशांत किशोर हो जाएगा? लीजिए, अब सवाल आपने ऐसा कर दिया, राघोपुर मुख्यमंत्री देगा कि उप मुख्यमंत्री देगा कि विपक्ष का नेता देगा? बिल्कुल। देखिए, राघोपुर तो यादवों का हस्तिनापुर है भाई, इसमें कहाँ कोई शक है, इसमें कोई शक नहीं है, यादवों का हस्तिनापुर है। लेकिन यह भी सच है कि वहां राबड़ी देवी भी चुनाव हार गई है। तो देखिए, राघोपुर में तेजस्वी यादव को चुनौती देना बहुत ही कठिन है। बावजूद इसके कि राघोपुर में पिछड़ापन कायम है, राघोपुर का नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, आना जाना दुभर है। आप तो बीच में भी गई थी, आप तो बीच में भी गई थी, आप तो हेलीकॉप्टर से भी गई थी। तो राघोपुर आना जाना, लेकिन हमने कहा ना
कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई बहुत सहज होगा। बीच में चर्चा हो गई प्रशांत किशोर चुनाव बिल्कुल, लड़ेंगे, बिल्कुल, हाँ जी, प्रशांत जी। किशोर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें एक संदेशा देना था। देखिए खबरों में बने रहने के लिए भी कुछ बोलना पड़ता है ना। हाँ? जी। जिस दिन प्रशांत किशोर ने कह दिया कि मेरे कार्यकर्ता ने कहा कि आपको राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, उस दिन पूरे देश की मीडिया तो यही खबर चला रही थी। बिल्कुल जी, हाँ? ब्रेकिंग हाँ? खबर ब्रेकिंग थी। खबर चला रही जी, थी। हाँ? जी, जी। तो देखिए वहां दो यादवों में ही भिड़ंत होगी। अच्छा। सतीश यादव जिन्होंने हराया था राबड़ी देवी को, वे अभी भी बीजेपी में ही है। अभी उन्होंने अपने परिवार में शादियां की हैं, अच्छी बात है। और यह सौहार्द बना रहना चाहिए कि उन शादियों में तेजस्वी यादव भी गए, लालू यादव भी गए, बीजेपी के तमाम नेता भी गए। लेकिन हमें जो खबर है समरीन जी कि वहां इससे बड़ी तैयारी है, बड़ी तैयारी एनडीए की। अच्छा। एनडीए की बड़ी तैयारी है। इस बार तेजस्वी यादव से फरियाना है। देखिए तेजस्वी यादव के लिए अच्छी बात होती है कि वहां कोई तीसरा राजपूत खड़ा हो जाए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल जी। हाँ देखिए बैजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन जब लड़ते रहे हैं तो उससे फायदा तेजस्वी यादव को ही मिला है। हाँ, क्योंकि जो एंटी तेजस्वी वोट है भाई राघोपुर में, बिहार में भी, लेकिन राघोपुर में लड़ाई यही है ना कि आप लालू के साथ हैं कि लालू के खिलाफ। लालू के खिलाफ है। तो राकेश रोशन को जो वोट मिलता है वो राजपूत समाज का मिलता है। तो फायदा तो तेजस्वी को मिलता है। तो हमने कहा कि बड़ी तैयारी है एनडीए की, और बड़ी तैयारी क्या है कि नित्यानंद राय के भतीजे, देखिए आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं जी, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं, आगे क्या होगा हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है राघोपुर में हाँ, कि नित्यानंद राय के भतीजे अरविंद राय जो हैं, जी, जिनकी बिटिया की अभी शादी हुई, वे वहां से लोजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लोजपा के जी, उम्मीदवार चिराग पासवान के उम्मीदवार हो सकते हैं, ताकि वंशवाद और परिवारवाद का आरोप भी न लगे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बीजेपी जी, के भीतर, जी। ठीक है ना, दामन भी पाक पाक रहे। हाँ दामन भी पाक साफ रहे जी। और अरविंद राय सक्षम है, अरविंद राय प्रभावी हैं, अरविंद राय ही नित्यानंद राय का सारा काम देखते हैं। और अरविंद राय यादव है। हाँ अरविंद, बिल्कुल, अरे नित्यानंद राय यादव में, ठीक है, उनकी पत्नी दूसरी, जी, जी। ठीक है। तो वह भी कभी सुनिएगा मुझसे कहानी कि जिन जिन नेताओं ने प्रेम विवाह किया है ना, वे बड़े सफल हो गए। सफल हो गए, सफल हो गए। कभी आपको पूरी सूची बताएंगे, कभी आपको यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और प्रेम विवाह के किस्से कैसे कैसे हैं वह भी कभी आप हमसे सुनी लीजिएगा पॉडकास्ट में। बिल्कुल। तो राघोपुर एक कठिन सीट है, जैसे देखिए राघोपुर है, मनेर है, फतुआ है, ठीक है ना, यहां आप आरजेडी को बिल्कुल, हराना हाँ आसान हाँ नहीं हाँ, है। लेकिन बीजेपी ने और प्रशांत किशोर ने भी आरजेडी की कई सीटों को चुनकर रखा है कि नहीं इस बार आर्या पार, ठीक है ना। हाँ, तो तैयारी बहुत जबरदस्त है, जोरदार है। और लेकिन तेजस्वी हैं। अब राघोपुर की जनता को फैसला करना है कि तेजस्वी क्या मुख्यमंत्री बनने के लायक तभी होंगे जब विधायक बनेंगे। बिल्कुल, ठीक है, नीतीश कुमार तो है विधान परिषद में जाकर भी, भाई तेजस्वी हार भी जाए उनकी पार्टी जीत भी जाए, वैसे तेजस्वी हारेंगे क्यों, लेकिन संग्राम नहीं महासंग्राम होगा या राघोपुर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब हम चौथी सीट का जिक्र करेंगे, और चौथी सीट है महुआ की सीट। अरे क्या होगा महुआ में? महुआ को तो लालू परिवार ने फंसा दिया ना। देखिए महुआ को तो लालू यादव के परिवार ने फंसा दिया। 2015 में यहां से तेज प्रताप यादव जीते, बिल्कुल, 2020 में चले गए हसनपुर, और फिर 2024 में कह दिए कि हम आ रहे हैं। हाँ, जबकि रोना गाना हो गया जी। मुकेश रोशन, देखिए मुकेश रोशन ने तैयारी 2020 में कहां के लिए की थी? तैयारी की थी उन्होंने महनार के लिए, तैयारी की थी उन्होंने हाजीपुर के लिए, लेकिन अंतिम में जब तेज प्रताप यादव ने कहा कि हम हसनपुर जा रहे हैं तो महुआ, और उन्होंने महुआ जीत कर दिखा भी दिया, और क्षेत्र में लगे भी रहते हैं। देखिए जब मुकेश रोशन उधर जाते हैं तो लगता है कोई विधायक जा रहा है, वो रुतबा है, हाँ वो रुतबा है, दबदबा है, ठीक है ना, ठीक है। उनके चाचा, देखिए उनके पिता की तो हत्या हो गई थी जब यह 8 साल की या 14 साल के थे, और उनके चाचा विष्णुदेव राय बहुत ही प्रसिद्ध रहे, जिनका निधन पिछले दिनों कुछ महीने पहले हुआ। तो मुकेश रोशन कि तेज प्रताप यादव, हाँ भाई अब तेज प्रताप यादव अर ही जाएंगे तो तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या करेंगे? मुकेश रोशन को फिर कहां से लगाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। अशोक चौधरी का भी बयान आ गया है कि हम तो गेट खोले हुए हैं। हाँ ठीक है, हाँ जी, हाँ देखिए
जो मजबूत हैं उनके लिए गेट हर जगह खुला रहता खुला है। रहता हाँ, है, जी। लेकिन यहाँ जेडीयू भी खेला कर रहा है और इस सीट पर एलजेपी आर की भी नजर है। अब इस सीट को चिराग पासवान कैसे छोड़ देंगे? जैसे हमने कहा ना कि राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज तो लेना होगा, लेना होगा, अड़ना होगा। हाँ, अड़ना होगा। जी जी। तो महुआ में इनके उम्मीदवार चिराग पासवान के संजय सिंह है। क्या संजय सिंह के लिए नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। 2020 में भी लड़ाए थे और काफी मत लाए थे। लेकिन अब जैसे हमने कहा कि महनार में उमेश कुशवाहा को एनडीए का टिकट मिल सकता है, तो एक चर्चा यह भी है कि रामा सिंह या रामा सिंह की पत्नी का एडजस्टमेंट लालगंज या महुआ में किया जा सकता है। तो यह नींद उड़ा सकती है। देखिए जो चर्चाएं हैं संजय सिंह को, क्योंकि संजय सिंह बेहद भरोसेमंद है चिराग पासवान के, और सुख दुख के साथ ये दुख में भी नहीं छोड़ा है। पर खेला और भी है यहाँ। खेला ये है अशफाक करीम कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक, बिल्कुल, ठीक है ना, आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सदस्य, खूब पैसे वाले बुरा खोल लेंगे भाई, बुरा खोल लेंगे, क्या दिक्कत, उसमें क्या दिक्कत है। अब वे क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार ने महुआ भेज दिया है। अच्छा, हाँ, मुझे नीतीश कुमार ने महुआ भेज दिया। हमने किसी दिन किसी से पूछा कि अशफाक करीम का महुआ से क्या नाता रिश्ता हो गया रे भाई कि ये महुआ घूमने लगे। तो मालूम हुआ कि इनका जो घर है ना वह पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में है। अच्छा, औदल जी, हाँ, जी। तो अब यह देखिए इनकी गाड़ियां वहां घूम रही हैं, लेकिन चिराग इस सीट को छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए इसी सीट पर नजर है सुभाष यादव, लालू यादव के साले, उनकी भी नजर है भाई। वो अपने बेटे रणधीर यादव को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और सुभाष यादव के समधी रणधीर यादव के ससुर जागेश्वर राय जेडीयू में वे चुनाव यहां से लड़ चुके हैं। हाँ, लड़ चुके हैं। तो बिल्कुल क्या कहे सब उलझा हुआ है। महुआ में कौन सहुआ हो जाएगा, हाँ, ये समझने की बात होगी, समझने की बात होगी। तो बात आगे जब बढ़ेगी ना, अभी तो बात शुरू की है हम लोग, और हर एपिसोड में तो नई नई कहानियां, और जहां एड ऑन करना होगा, जहां बता देना होगा कि नहीं अब ये आगे जा रहे हैं, इनकी ताकत बढ़ गई है, इस दरबार में इनकी ही चर्चा चल रही है। इन्होंने ये प्रदर्शन करके दिखा दिया। देखिए आगे आने वाले दिनों में रैलियां होगी, चाहे एनडीए की रैली होगी, चाहे महागठबंधन की रैली होगी, चाहे जनसुराज की रैली होगी, तो कौन कितना आदमी लेकर आता है, दम किसने दिखाया है, हाँ, किसने दम दिखाया है, यह भी देखने की बात हो जाएगी, सबकी चर्चा होगी। बिल्कुल। तो चलिए अब हम अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं, और अगली सीट है आरा की सीट। आरा का क्या होगा? वीर कुंवर सिंह। बिल्कुल भाई, आरा में तो भाई गजब पंगा फंसा है। अब देखिए आरा, अब देखिए वहां से जीते हैं सुदामा प्रसाद, बिल्कुल। अब वो कह रहे हैं आरा का नाम ही बदल दो, माले के सांसद। जी, 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 बीच में आपने सुना था कि वहां के एसपी साहब या डीएम साहब ने उन्हें बैठने के लिए, हाँ, वो भी सुना आपने। लेकिन अब ये कह रहे हैं किस कॉमरेड के नाम पर आरा का नाम रख दो। भाई आरा के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी कॉमरेड के नाम पर आप आरा का रेलवे स्टेशन कर दिया और आरा का नाम कर दीजिए, नहीं बर्दाश्त करेंगे, ठीक है ना। आरा वीर कुंवर सिंह की धरती है या अरण्य देवी की, अन्य धाम की, ठीक है ना। तो यह बिल्कुल अलग तरीके का संघर्ष हो जाएगा। तो आरा में तो देखिए जीते हुए अमरिंदर प्रताप सिंह है, बहुत ही सम्मानित नेता है बीजेपी के, लेकिन उम्र हो चुकी है, और यह चर्चा सरेआम है कि वे विराम पा सकते हैं, उन्हें विराम दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ लड़ेगा कौन भाई, लड़ेगा कौन। और यह सीट देखिए बीजेपी, तो यहां भी देखिए बहुत सारी चर्चाएं हैं। अवधेश नारायण सिंह है बिहार विधान परिषद के सभापति, जी जी, वह अपने पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं बीजेपी से, पुत्र को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए वशिष्ठ नारायण सिंह दादा, जेडीयू वाले पूर्व सांसद, भाई नीतीश कुमार जी भी उन्हें दादा कहते हैं, वशिष्ठ भाई कहते हैं, तो उन्हें भी अपने परिवार का उत्तराधिकारी चुनना है। तो आरा तो भाई बाबू साहब की धरती है ना, सीट बीजेपी की है। अब देखिए आर के सिंह, जैसा हमने कहा आपको कि भाई सुशील सिंह, अब आर के सिंह चुनाव हार गए आरा में, अपने अहंकार के कारण हार गए। देखिए वह मैन ऑफ डेवलपमेंट तो हैं, बिल्कुल है, ठीक है ना, उनकी ऑनेस्टी में भी दाग बट्टा नहीं, लेकिन यदि आप जन नेता होते हैं तो आपको जनता का नुमाइंदा बनना होता है। चुनाव जीतने के बाद आप कहेंगे कि कोई मेरे पास पैरवी कराने को ना आए, मेरे पास इस काम के लिए ना आए, उस काम के लिए ना आए, काम हो चाहे न हो, बिल्कुल। अनंत सिंह को सुनते हैं ना, जनते मालिक है,
जनते मालिक ये है। कहना कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, एक गिलास पानी लेके खड़ा रही है। बिल्कुल। हाँ, एक गिलास पानी लेके खड़ा रही, 100 किलो दूध की रोज चाहिए बना है। तो आप जनता को नहीं छोड़ सकते। और इसी अहंकार ने देखिए डुबो दिया। उनको चुनाव हरा दिया, उनको चुनाव, ठीक है, वो पवन सिंह फैक्टर भी काम किया, षड्यंत्र भी हुआ। नहीं, हाँ, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हाँ, अहंकार के कारण नहीं। देखिए जब आप किसी को नहीं मानेंगे तो आपको भी कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान यदि आप देंगे तो सम्मान आप प्राप्त करेंगे। ये यूज एंड थ्रो नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आपने जब किसी की बात नहीं सुनी तो चुनाव के समय आपकी बात भी किसी ने नहीं सुनी। भाई काराकाट का असर हुआ ही। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत वोट नहीं दे रहे थे तो आरा में कुशवाहा ने क्या बोलता, आर.के. सिंह को वोट नहीं दिया। और आरा, देखिए आरा बरहरा ये जो सवर्णों की आबादी वाला जो क्षेत्र है ना, और जो वहां के राजपूत हैं, क्या हुआ, ऐसे ऐसे गांव में आर.के. सिंह पिछड़ गए जो पूर्णतः राजपूत गांव था। अब पिछड़े जाने के कारण का पता, क्यों पिछड़े, बीजेपी ने पता किया तो मालूम हुआ, जो हम कहते हैं आपको बिहार बुढ़ों का प्रदेश बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, कि गांव में बाबू साहब का घर है लेकिन घर में ताला बंद है। जितना परिवार का सदस्य है वो कहीं ना कहीं कमाने, हाँ 10,000, भाई 10,000 की नौकरी के लिए, 12,000 की नौकरी के लिए। मैं पिछले दिनों कंस्ट्रक्शन क्लब दिल्ली गया था, वहां गार्ड अधिकांश बिहार के, अच्छा, ठीक है, अधिकांश बिहार के। अब उनकी चिंता अलग है, उनकी पीड़ा अलग है, ठीक है ना। अब देखिए, अब उनमें किसी ने, एक ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी आपका तो सबसे संबंध है, एक बार छोटे से का ले ली थी कंस्ट्रक्शन क्लब में। अच्छा, हाँ, हमने कहा देखिए, हाँ। और जब हमने पूछा कि पैसा कितना मिलता है, मैं जानकर अवाक रह गया। पैसा 8 घंटे का मिलता है, काम 12 घंटा करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है ना जी। इसमें कंस्ट्रक्शन क्लब की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है जो एम्प्लॉयर है, ठीक है ना। तो 8,000 10,000 के लिए जो मैं कहता हूं ना कि बिहार में आप क्या कैसे कमाओगे। देखिए, यदि बिहार में पिछले 10 साल में कोई इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो, और सबसे बड़ा रोजगार, आप लोग तो कह देती हैं बहुत आसानी से कि शिक्षकों की सबसे ज्यादा बहाली हुई। सबसे ज्यादा रोजगार किसमें मिला है? टोटो में, हवा हवाई। बिल्कुल। हाँ, मैं कल जानकारी प्राप्त कर रहा था कि हर जिले में, प्राय हर जिले में 17,000 रजिस्टर्ड ऑटो हो गए। हर जिले में 17,000, हर जिले में 17,000, तो करीब 6 लाख तो हो गए आराम से। हाँ, ठीक है ना, 6 लाख करीब हो गए। और इसके अलावा नॉट रजिस्टर्ड भी बड़ी संख्या में चल रहे हैं। हाँ, तो देखिए वो अलग रोजगार पैदा हुआ है, लेकिन वह रोजगार कौन कर रहा है? हाँ, वह रोजगार कौन कर रहा है, यह भी समझने की बात है। जो हमने कहा ना कि बाबू साहब के घरों में दरवाजा बंद, बाबू साहब को लगता है अच्छा हम यहाँ टोटो चलाएंगे, हम यहाँ टोटो चलाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखिए, उधर जो इलाका है, जो प्लान जोन है, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, वहां दूसरी स्थितियां परिस्थितियां हैं। लेकिन बिहार में रोजगार का तो कोई, भाई आप बिहार किस चीज में आगे है? बच्चा पैदा करने में। बिल्कुल। हाँ, पूरे देश में सर्वाधिक बच्चा पैदा करने वाला प्रदेश आज भी बिहार ही है, आज भी बिहार ही है। ठीक है ना। जी। और कमाई सबसे कम है, कमाई सबसे कम है। अरे बेगूसराय को समरीन जी हम मानते थे करोड़पतियों का क्या जिला है। और जब बिहार पर कैपिटा इनकम, बिहार के प्रति व्यक्ति आय की जानकारी प्राप्त हुई तो पटना पहले नंबर पर, लेकिन उसमें भी ह्रास हुआ है, और बेगूसराय दूसरे। लेकिन बेगूसराय का पर कैपिटा इनकम कितना? 49,000 रुपया, सिर्फ 49,000 रुपया। जबकि आप समेकित तौर पर निकालते हैं, मतलब जब औसत निकालते हैं, करोड़पतियों की आय भी इसमें गिनी गई होगी। बिल्कुल। हाँ, तो स्थिति सोच लीजिए। तो ये तो आरा की स्थिति है। आरा में देखिए आर.के. सिंह के बारे में बताया, वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे का, संजय टाइगर आरा से लड़ना चाहते हैं। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं भाई? अब देखिए डॉक्टर कन्हैया सिंह, विजन क्लासेज वाले, अच्छा, विजन क्लासेज वाले, उनकी भी पूरी तैयारी है और उन्होंने एकदम उम्मीद बनाकर रखा है। देखिए कि हमें लड़ना है, कमी किसी बात की नहीं है। और राजेंद्र सिंह जो बीजेपी के संगठन के, देखिए 2015 में तो राजेंद्र सिंह को
जब नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे तो बिहार में राजेंद्र सिंह को बीजेपी का चेहरा, बीजेपी का मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। अच्छा। लेकिन दिनारा में लड़ाई ऐसी फंस जाती, इस बार भी फंसेगी। जब दिनारा की चर्चा कभी हम लोग करेंगे तो बताएंगे। तो राजेंद्र सिंह को भी लगता है कि यदि कहीं दिनारा में मामला फंसा तो आरा तो बीजेपी की सीट है, आरा बीजेपी की सीट है, हम इधर आ जाएंगे। तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो अब हम छठी सीट का जिक्र करेंगे। तो छठी सीट है जहानाबाद की सीट। देखिए अब जहानाबाद, अब आप भी ऐसी ऐसी सीटों की बात कर रही हैं ना, कभी राजपूत की सीट की बात कर ले रही हैं, कभी एकदम सब हस्तिनापुर की बात कर रही हैं। तो भाई कहने के लिए हस्तिनापुर है भूमियारों का, अब जहानाबाद सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए है कि आप चुनावी परिणाम देख लीजिए ना, आप चुनावी परिणाम देख लीजिए विधानसभा का। बिल्कुल। एक अभिराम शर्मा जीते हैं अब तक, एक और कोई बहुत पहले जीते थे। नहीं तो जहानाबाद जिस पर एकदम बिल्कुल आन बान शान से भूमियार करेंगे, हम जहानाबाद के भूमियार ये वो, लेकिन जहानाबाद भूमियार नहीं जीतता है, नहीं जीता विधानसभा चुनाव। और इस बार तो लोकसभा चुनाव भी हैरान करने वाला। और 2020 में तो 2019 में तो नीतीश कुमार ने जहानाबाद को भूमियारों से छीन ही लिया था। तो यहाँ लगातार सुदय यादव जीत रहे हैं, पहले उनके पिता मुंदिका सिंह यादव, 2015 या 2010 में अभिराम शर्मा जीते थे, उसके बहुत पहले एक बार एक और कोई जीत गए थे। तो यहाँ उम्मीदवार कौन होगा और यह सीट कौन लड़ेगा जी? तो देखिए सुदय यादव तो आरजेडी से तय मानिए, ठीक है ना। अब एक नगर जिला परिषद की चेयरमैन है, वह नहीं माफ कीजिएगा पूर्व चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन है, वह भी कुछ सोचती हैं। लेकिन अब एनडीए से कौन, एनडीए से कौन? बिल्कुल। तो एनडीए से सुदय यादव तय मानिए, मुझे इस पे कहीं कोई इफबट नहीं लगता है। तो एनडीए से अब उम्मीदवारों की चर्चा करें तो हम पार्टी से चुन्नू शर्मा बिल्कुल है, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई हमको एक और भूमिहार लड़ाने के लिए सीट चाहिए, तो जहानाबाद चाहिए, हम मखदूमपुर छोड़ देते हैं, जहानाबाद दे दो। अच्छा, मखदूमपुर छोड़ने के लिए तैयार, मखदूमपुर छोड़ना चाहते हैं वो, ठीक है ना। अब बीजेपी मनोज शर्मा पूरी तैयारी कर रहे हैं, और मनोज शर्मा की क्या पकड़ है सबको पता है, ठीक है ना। संगठन में, पार्टी में, प्रवक्ता की भूमिका में। अब इधर देखिए अजेंद्र शर्मा एक हैं। अब होली मिलन समारोह में यहाँ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा चले गए थे, बिल्कुल जी, आधा पेज का विज्ञापन दिया था अखबारों को। अब जमीन पर कितनी पकड़ है नहीं पकड़ है नहीं पता, लेकिन ये भी चाहते हैं, हवा बना रहे हैं। अभिराम शर्मा भी हैं जो पहले जीते थे, ठीक है ना। ये केयर ऑफ किंग महेंद्र रहते हैं, ठीक है ना। अब निरंजन केशव सिंह उर्फ प्रिंस जेडीयू के, ये भी मजबूत हैं, ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। और इंदु कश्यप, लोजपा, हाँ ठीक है ना, इंदु कश्यप, तो भाई सीट ले तो। इंदु कश्यप 2020 में भी लड़ी थी। कितने भूमिहारों को टिकट दिलाते हैं ये चिराग पासवान, यह भी देखना होगा। हुलास पांडे भी हैं, उषा नहीं, अब उषा विद्यार्थी उनके पास रही नहीं। हाँ, इंदु कश्यप भी हैं। उसके बाद इन्होंने वहां मुरबा से भी किसी को लड़ाया था, अभय सिंह को। तो कितने भूमिहारों को टिकट दिलाते हैं, यह भी देखने की बात है। तो जहानाबाद की तस्वीर अभी, अब बहुत लोग कह रहे हैं कि देखिए लोकसभा चुनाव में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को मदद करने के लिए जेडीयू की ओर से सिर्फ भोला शर्मा, किंग महेंद्र के भाई, तैयार हुए थे। हमें किसी जेडीयू के नेता ने कहा कि यदि भोला शर्मा हम ही भर दे कि हम विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, राज्यसभा जाना चाहते थे, नहीं संभव हो पाया। यदि वह कह दे कि हाँ हम तैयार हैं, तो रास्ता आसान हो सकता है। लेकिन जहानाबाद में हमने कहा ना, जहानाबाद कहने के लिए भूमिहार किसी तरह गई है। और अब देखिए क्या समीकरण बैठता है नहीं बैठता है। अब जहानाबाद का समीकरण घोसी के साथ भी बैठाया जाता है, घोसी के भी साथ बैठाया जाता है कि अब यह भी देखिए एहसास तो है ही नहीं कि केवल भूमिहार करके नहीं कुछ और समीकरण बैठाना है। जगदीश शर्मा की क्या भूमिका होती है, राहुल कुमार को घोसी लड़ना है, या देखिए उधर एक टेकारी जो है विधानसभा क्षेत्र, वह हस्तिनापुर बना हुआ है भूमिहारों का। तो ये स्थिति है, ये स्थिति है। तो चलिए अब हम 7वीं सीट का जिक्र करेंगे, और 7वीं सीट है दानापुर की सीट। दानापुर रीतलाल यादव, रीतलाल यादव बाहुबली दबंग, ठीक है ना। तो रीतलाल यादव तो फिर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे,
लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लड़ेंगे ही लड़ेंगे। किसी के लिए बाहुबली, किसी के लिए रॉबिन हुड। नहीं, आप बाहुबली कह लीजिए, रॉबिन हुड कह लीजिए, आरजेडी की लाचारी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, भाई आप रीतलाल यादव को मना कर ही नहीं सकते। अच्छा, ठीक है ना। रीतलाल यादव को मना कैसे कर दीजिएगा, और वहां आरजेडी कैसे दूसरा उम्मीदवार खोजेगा? आरजेडी दूसरा उम्मीदवार खोजेगा तब भी रीतलाल यादव लड़ेंगे, और फिर हो गया बेड़ा गर्क, बस फिर बेड़ा हो गया गर्क। ठीक है, लेकिन एनडीए से कौन लड़ेगा? बिल्कुल, एनडीए से कौन लड़ेगा? आशा सिन्हा चुनाव हार गई, जी, ठीक है ना। हाँ, तो आशा सिन्हा चुनाव हार गई। तो अब देखिए एक बहुत तेज चर्चा है, जो हमने कहा आरा के बारे में, औरंगाबाद के बारे में, कि आर.के. सिंह और सुशील कुमार सिंह, रामकृपाल यादव क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या उन्हें पार्टी ने कहा है कि आप दानापुर को मत छोड़ो? क्योंकि रामकृपाल यादव चुनाव हारने के बाद भी एक दिन भी घर में नहीं बैठे, बिल्कुल बिल्कुल, और अब भी वह सांसद की भूमिका में ही दिखाई पड़ते हैं। लोग उनके पास ही पहुंचते हैं। गांधी मैदान में सुबह जो उनका दरबार लगता है, मॉर्निंग वॉक के साथ, या आप कह सकते हैं सुबह गांधी मैदान का संसद जो बैठता है वहां, तो लेकिन रामकृपाल यादव को अपने बेटे को भी चुनाव लाना है, अभिमन्यु यादव को। अभिमन्यु यादव चिराग पासवान के करीबी भी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि अभिमन्यु यादव बाजाबता, हाँ, फतवा से अभिमन्यु यादव लोजपा को विधिवत तरीके से ज्वाइन करने में अब देरी कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, अब यदि देरी करेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। अब दही गोप, देखिए दही गोप की हत्या हुई थी, हाँ, तो दही गोप की पत्नी है प्रियंका, वह भी देखिए अपने पति के हत्यारों से तो लड़ना ही चाहती है, साथ में अपने पति के सपनों को पूरा भी करना चाहती है। अब सनोज यादव वहां रामकृपाल यादव के दूत हैं, ठीक है ना। बेला यादव यह भी तैयारी कर रहे हैं, सब धन धान्य संपन्न है, लेकिन लोजपा वेद प्रकाश पांडे को यहां से लड़ना चाहती है। अच्छा, वेद प्रकाश पांडे को दानापुर। हाँ, देखिए, क्योंकि लोजपा का यह मानना है, ये बीजेपी की एक वर्ग का यह मानना है कि अब दानापुर वो दानापुर नहीं रहा है, कि इसे सिर्फ आप यादवों का क्षेत्र कहकर, क्योंकि दानापुर का विस्तार बहुत हो गया, वहां नई आबादी बहुत बस गई है, इसलिए वहां दूसरा प्रयोग किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि संजीव चौरसिया दीघा से वहां आ सकते हैं। अच्छा। तो देखिए अब इसमें कितना दम है मुझे नहीं पता, इसलिए आगे के एपिसोड के लिए वेट करना पड़ेगा। आगे के एपिसोड, हाँ, बिल्कुल। और ये इंतजार मीठा होगा। हाँ, इंतजार मीठा होगा। कुछ लोग तीखा भी होगा, कुछ लोग जो कमजोर पड़ जाएंगे तीखा भी होगा। बिल्कुल। तो चलिए अब हम 8वीं सीट का जिक्र करेंगे, और 8वीं सीट है करगहर की सीट। अब देखिए करगहर, हमने कहा ना कि माले और आरजेडी का कॉम्बिनेशन और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है। अब करगहर में क्या हुआ? करगहर में संतोष कुमार मिश्रा, गिरीश मिश्रा के बेटे चुनाव जीत गए। हाँ, कोई सोच ही नहीं रहा था, कांग्रेस से चुनाव जीत गए, और उन्हें करीब 57,000 मत आया। हाँ, 57,000 मत आया था। और चुनाव हारे कौन? वशिष्ठ सिंह, जेडीयू वाले। हाँ, जेडीयू वाले। बहुत तरीके की चर्चाएं रहती है। तो यहाँ देखिए अब वशिष्ठ सिंह को ही फिर से टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस पर वह देखिए अब सभी दरबारों में भी हाजिरी लगा रहे हैं। हाँ, मामूली मतों के अंतर से हारे थे, 55,680। लेकिन यहाँ पे माले तो साथी है, यहाँ बसपा का प्रभाव भी है। तो यहाँ देखिए अब जेडीयू में वशिष्ठ सिंह को डर किससे ज्यादा है? डर सबसे अधिक है दिनेश राय, आईएएस प्राधिकारी, डीएम। उनकी पत्नी 2020 में भी चुनाव लड़ना चाहती थी। एक ही जाति के हैं, दोनों कुर्मी हैं। दिनेश राय नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, करीबी हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री सचिवालय में थे, तो दिनेश राय की पत्नी। लेकिन यहां तो कुंजी जो है रामधनी सिंह अब नहीं रहे, पूर्व मंत्री, बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके बेटे जो हैं उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा और 47,000 करीब मत ले आए थे, उनके ही बेटे हैं उदय प्रताप सिंह। तो वो जो खेल जो है ना, तो यहां भी अभी थोड़ी सी नजर रखिए कि एनडीए उम्मीदवार किसे बनाता है। उम्मीदवार इन तीनों में से कोई बना तो कोई बागी तो नहीं खड़ा होता है। हाँ, और बागी खड़ा होगा तो फिर तो हाँ बिल्कुल फिर खेल होगा। हाँ, फिर खेल होगा। तो चलिए 9वीं सीट का जिक्र कर लेते हैं, और 9वीं सीट है लालगंज की सीट। अब देखिए लालगंज में तो जीते हुए हैं बीजेपी के, बिल्कुल, हाँ, संजय सिंह। हाँ, लेकिन इस सीट पर नजर है एलजेपीआर। अच्छा, चिराग पासवान, जो हमने कहा ना कि बहुत सारी सीटें इधर से उधर होनी है, क्योंकि कभी लोजपा यहाँ जीती थी। ठीक है। अब जो हमने कहा कि देखिए अब यहाँ चिराग पासवान के पास
यहाँ बेस्ट उम्मीदवार भी है जो राजकुमार साहब पहले कभी जीते थे। और देखिए बीना देवी भी, यदि चिराग रामा सिंह ने चाहा कि मेरी पत्नी एलजेपीआर की उम्मीदवार हो तो बीना देवी इधर भी आ सकती हैं, यदि वह महुआ नहीं गई, ठीक है, महनार छोड़ना ही पड़ा, या फिर 2 सीटें रामा सिंह को मिली तो ये भी चर्चा है। तो अब यहां देखिए सीट मिलती है कि नहीं मिलती है एलजेपी को, बिल्कुल, क्योंकि एलजेपी को सीट मिलने का मतलब है कि बेटिकट हो जाएंगे बीजेपी वाले। जी 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 जीते थे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आरजेडी से देखिए चर्चा तो बहुतों की होगी, आगे हम और भी नाम बताएंगे, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ मुन्ना शुक्ला की पत्नी जो वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़े आरजेडी के टिकट पर, मुन्ना शुक्ला बाद में सजा याफ्ता हो गए ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी, हाई कोर्ट से तो बरी ही हो गए थे। तो उनकी पत्नी जो पूर्व विधायक है उन्हें टिकट मिलेगा और उन्हें सहानुभूति भी मिल सकती है, यह बात समझने की होगी। सहानुभूति भी मिल सकती है। 10वीं सीट है बरबीघा की सीट। बरबीघा से क्या खबर है? देखिए बरबीघा तो भूमियार की सीट है, बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। वहां उम्मीदवार सुदर्शन कुमार है, लेकिन सुदर्शन कुमार को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पर राजू सिंह के पक्ष। फ्लोर टेस्ट कौन भूल सकता है? हाँ, कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है? जी जी। अशोक चौधरी से रिश्ता, बिल्कुल, हाँ, किसकी बात कब मानेंगे काफी नहीं देर तक इंतजार होता रहा हाँ था। हाँ, तो सुदर्शन कुमार, तो इसलिए यहाँ कौन लड़ेगा यह समझने की बात तो है, ठीक है ना, कि भाई सुदर्शन कुमार को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इस सीट पर देखिए चर्चा तो यह भी होती है कि अशोक चौधरी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अशोक चौधरी स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं। वे पहले विधायक इधर से ही ना, थे, हाँ, तो अशोक चौधरी भी लड़ना चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अच्छा। अशोक चौधरी दलित होकर भी गैर आरक्षित, देखिए वो दलित भी हैं भूमियार भी हैं, बिल्कुल, हाँ, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है, ठीक है ना। अब उनके दामाद सायन कुणाल की भी चर्चा होती है, लेकिन हम सायन कुणाल को अब तक कांटी मुजफ्फरपुर में है उसी खाते में रख रहे हैं, एलजेपीआर के खाते से। ठीक है। अशोक चौधरी तो जेडीयू के खाते से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ एलजेपीआर की नजर यहाँ भी है कि डॉक्टर शाहजानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर शाहजानंद जो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे नवादा से, ठीक है ना, कभी बीजेपी दफ्तर में दिखते हैं, कभी नहीं, चिराग पासवान के अब हाँ अब दोनों जगह देख रहे हैं, दोनों जगह दिख रहे हैं। हाँ। और आजकल एक बड़ी मुहिम भी चला रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उन्हें भारत रत्न दिलाने के लिए एक बड़ी मुहिम उन्होंने पदयात्रा की थी, आईएमए के प्रेसिडेंट भी रहे। तो वे भी अपने बेटे को यहाँ से चुनाव, उनका बेटा भी जो है वो डॉक्टर है, वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। जी जी। हाँ, लेकिन देखिए एक और नाम मत भूलिए, रवि चौधरी है, बोरा वाले हैं। अच्छा, कई यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, तो कई यूनिवर्सिटी हैं, तो ये भी इनको चुनाव लड़ना है, ठीक है ना, बरबीघा लड़ना है, पहले भी लड़े हैं, चाहे इधर से उधर से, चाहे जो रास्ता निकले, ठीक है ना, कोई रास्ता। शाहजानंद सिंह के बेटे का नाम है डॉक्टर डी सब, ठीक है ना। तो ये अब देखिए वहां एक और नाम देखिए, कोई भोजपुरी अभिनेत्री है सीमा सिंह, वो अभी मतलब उनके चर्चा भी किसी ने कह दी। जी। अब इंडिया ब्लॉक में देखिए मुन्ना शाही वहां से विधायक रहे भी हैं, पिछले बार भी मामूली मतों से हारे थे, मुन्ना शाही उम्मीदवार होंगे। अब अखिलेश प्रसाद सिंह तो हट गए, कई लोग कह रहे थे कि आकाश सिंह उनके बेटे जी, हाँ जी, तो वो उम्मीदवार, अब क्या परिस्थिति बनती है आगे आने वाले दिनों में। त्रिशूल सिंह मजबूत आदमी है, अनंत सिंह से करीब है, उनकी चर्चा होती। और यहाँ देखिए बरबीघा में मुझे जनसुराज से किसी ने बताया कि कुछ नामों की चर्चा है, जैसे कैप्टन मुकेश हैं, दीपक हैं, प्रमुखियां हैं, इन नामों की चर्चा है, ठीक है ना। तो ये है बरबीघा, ये है बरबीघा की खबर। तो अब हम 11वीं सीट का जिक्र करेंगे, और 11वीं सीट है केसरिया की सीट। केसरिया जी, केसरिया स्तूप, हाँ, तो केसरिया तो भाई बहुत हॉट सीट है। अच्छा, हाँ, और केसरिया सीट पर नीतीश कुमार की विशेष नजर रहती है। अच्छा, ठीक है जी। केसरिया से 2020 में शालिनी मिश्रा जीती। कौन शालिनी मिश्रा? कमला मिश्र मधुकर की बेटी। कमला मिश्र मधुकर एक ऐसे सांसद जो कई बार चुनाव जीते, घनघोर कामरेड, बेइंतहा ईमानदार, सांसद होने के बाद भी रिक्शा से चलते थे। अच्छा, हाँ, सांसद होने के बाद भी रिक्शा से चलते थे जी, ठीक है ना जी। यह तो मतलब उनके परिजनों ने, पत्नी ने कुछ बचत की जिससे कुछ व्यवस्थाएं हो गई, ठीक है ना।
तो उनकी बेटी शालिनी मिश्रा मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर काम करती थी। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के बुलावे पर वह नौकरी छोड़कर आई। देखिए, अच्छे लोग राजनीति में आए, ये जरूरत है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि कमला मिश्र मधुकर की थाती को आप संभालिए। अच्छा, ठीक है जी। वह चुनाव लड़ी। चुनाव बहुत मुश्किल वाला चुनाव था, लेकिन वह चुनाव जीत गई और कई धुरंधरों को हराकर जीती। आरजेडी के संतोष कुशवाहा को, तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के महेश्वर सिंह को, जो बाद में एमएलसी बन गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और राजेश कुशवाहा जो पहले विधायक थे, वह भी लड़ गए थे, तो वह चुनाव जीती। ठीक है ना जी। तो चंपारण में इज्जत भी केसरिया से और रिंकू सिंह की जीत से ही जेडीयू की बची थी। तो उधर तो देखिए जेडीयू की सीट पक्की मानिए, लेकिन देखिए चुनाव के समय कई लोग आ जाते हैं। हाँ, अब जी, एक जी। पाठक जी हैं, ठीक है ना, जेल रिटर्न है, हाल में जेल से वापस नहीं आए पहले। ठीक है ना, पहले हाँ कुछ हैं भी, किसी नगर निकाय में कुछ हैं। ठीक है ना, अब सब कुछ है इनके पास, ये भी चुनाव लड़े थे, समझे ना। अब तो पाठक जी को अब वहां चंपारण के एक नेताजी हैं एनडीए के, अब घुमा रहे हैं अभी। अच्छा। एकदम पाठक जी फाइनेंसर बने हुए हैं, समझे ना, समझे ना। लेकिन होना जाना वहां मुझे लगता है कुछ है नहीं। अब दूसरे नेताजी जो हैं एनडीए फोल्ड के ही, इनकी सुविधा का लाभ उत्तराखंड में प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना जी। तो अब ये तो भाई एनडीए फोल्ड का हाल है। अब यदि इंडिया ब्लॉक की बात कर ले तो इंडिया ब्लॉक में सबसे अधिक चर्चा है वरुण विजय की। अच्छा, वरुण विजय। हाँ, महेश्वर सिंह के बेटे हैं, जो अभी एमएलसी हैं, जो पिछले बार चुनाव हारे थे। लेकिन बबलू देव पूर्व विधायक, उनकी चर्चा भी कम नहीं है। और केसरिया में गर्मा गर्मी अभी ऐसे शुरू है। एक नेताजी का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। वीडियो वायरल हो रहा है। तो नेताजी क्या बोले, हाँ, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं इधर, कि केसरिया में अब तक जितना जो चुनाव जीता है ना, सब मौगा मोगी रहा है। मौगा मोगी रहा है। हाँ, मौगा मोगी रहा है। ठीक अच्छा, है ना जी। कोई मर्द रहबे नहीं किया है, तो मर्द को जिताओ इस बार। अच्छा, ठीक है ना जी। अब केसरिया में इस बात को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया है कि भाई केसरिया में ऐसे ऐसे पीताम्बर सिंह चुनाव जीते, कॉमरेड पीताम्बर, जी जी, समझे ना। मतलब क्या उनके बारे में आप कह सकते हैं, समझे ना। चंपारण के लेनिन कहे जाते थे। वहां प्रभावती गुप्ता चुनाव जीती, वहां एजाज खां चुनाव जीते, वहां राय हरिशंकर शर्मा चुनाव जीते, वहां यमुना यादव सीपीआई के ढाका नेता, जिनके बेटे मनोज यादव अभी विधायक हैं आरजेडी की, वो चुनाव जीते। मोहम्मद अबैदुल्ला चुनाव जीते, बबलू देव चुनाव जीते, राजेश कुशवाहा चुनाव जीते। तो सबका ही सब मोगे मोगी था, मोगे मोगी था। तो केसरिया में गर्मी अभी से दिख रही है। हाँ, अभी से दिख रही है जी। तो ये है केसरिया की खबर। हाँ, बिल्कुल केसरिया की खबर। ये है केसरिया की खबर। तो अब हम आखिरी सीट पर आ जाते हैं। गजब की हॉट सीट है। हम बात कर रहे हैं हरनौत की सीट की, और चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार यहां से ताल ठोक सकते हैं। आप भी गजबे हैं समरीन जी। शुरुआत कीजिएगा औरंगाबाद से, अब पूछ लीजिएगा क्या राघोपुर भी है, अब पूछ लीजिएगा जहानाबाद भी, अब आगे हरनौत भी। जी देखिए, हरनौत में नीतीश कुमार की सीट है, बिल्कुल, इसमें कहां कोई शक है। नीतीश कुमार 1977 में 1980 में हारे, लेकिन नीतीश कुमार को विधायक बनाया हरनौत में। बिल्कुल। नीतीश कुमार अब ठीक है चुनाव नहीं लड़ते हैं, ठीक है, पीछे से विधान परिषद से। तो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, उसी इलाके में इनका गांव, तो नीतीश कुमार की मर्जी तो यहां चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने कहा निशांत, देखिए मुझे अभी थोड़ा सा संदेह है। निशांत राजनीति में आ भी चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 2025 में वे हरनौत से उम्मीदवार नहीं होंगे। अच्छा, उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी अभी, वो क्षेत्रों में घूमेंगे, समझे ना। जो हमने कहा ना कि अब लावारिस नहीं है, अब बारिश है, यह पहचान बनाई जाएगी। ठीक है। लेकिन यदि चुनाव लड़ा दिया नीतीश कुमार ने,
तो जो वह परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, इतना इतना बच्चा पैदा कर दिया है जी, हाँ हाँ, तो बिल्कुल कैसे बोल पाएंगे? और सबको मर्द हटा तो बीबी को बना दिया, तो ये कैसे बोल पाएंगे? बिल्कुल। तो लेकिन हरिनारायण सिंह, उन्हें विश्राम मिल सकता है, उम्र इतनी हो गई है, लगातार जीत रहे हैं, लेकिन यदि हरिनारायण सिंह को विश्राम मिल रहा है तो फिर कौन? और निशांत भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन? यह बड़ा सवाल तो है, बिल्कुल, यह बड़ा सवाल तो है जी। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि देखिए जो चर्चाएं हैं, उसे नीतीश कुमार की क्या इच्छा है। देखिए नीतीश कुमार ने जब कौशलेंद्र कुमार को कहा था, खबर भिजवाई कि आपको हम लोकसभा भेज रहे हैं, तो कौशलेंद्र कुमार तो समझे ही नहीं थे, वो तो एक सामान्य कार्यकर्ता थे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार की जिसकी इच्छा हो जाएगी। अब लोग इंजीनियर सुनील की चर्चा करते हैं, हरिनारायण सिंह के परिवार से तो कोई नहीं हो जाएगा, तो नीतीश कुमार का मन ही वहां चलेगा, नीतीश कुमार का मन ही चलेगा। अब कांग्रेस की यह सीट है, जी जी, यदि इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कांग्रेस अब कितनी मजबूत। देखिए 2020 में कांग्रेस को ऐसी कई सीटें दे दी गई थी जहां पराजय पहले से तय था, बिल्कुल, हाँ ठीक है ना। तो कांग्रेस के पास यह सीट रहती है। देखिए इस पर भी ध्यान रखना होगा कि अखिलेश प्रसाद सिंह के हटाए जाने और पप्पू यादव को कुछ नहीं मिलने के बाद क्या चल रहा है। पप्पू यादव तो अभी कांग्रेस का झंडा लिए हुए हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लिए हुए हैं, जी जी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी, अब निराशा हुई होगी, हाँ अब निराशा हुई, हाँ राजेश राम भी हो गए, कन्हैया कुमार भी लैंड करा दिए गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो पप्पू यादव को कुछ सीटें यदि कांग्रेस में है तो उन्हें चाहिए। तो उनके एक नेता है राजू दानवीर, उन्हें वो चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कहीं हिलसा से, इस्लामपुर से, हरनौर से कहीं, और नालंदा में काफी सक्रिय भी हैं, ठीक है ना भाई। देखिए जो तैरने के लिए जाएगा वही ना गंगा की गहराई को समझेगा, हाँ बिल्कुल। तो अब देखिए इंडिया ब्लॉक के लिए, हरनौत के लिए उम्मीदवार खोजना हमेशा कठिन काम रहा है हमें। और पिछले बार देखिए 2020 में भी वहां एलजेपी मतलब लोक जनशक्ति पार्टी मूल रूप में था, उसके प्रत्याशी ममता देवी, कौन ममता देवी? वही संजीव मुखिया जी, पेपर लीक का किंग पिन, जी जी, पहले नीतीश कुमार की पार्टी में थी। जब नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया था बहुत दिनों के आश्वासन के बाद, तो वो चुनाव के पहले चली गई थी चिराग पासवान के पास। तो अब देखिए अब तो टिकट देने की हिम्मत चिराग पासवान भी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं करेगा, और संजीव मुखिया को कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, नेपाल भागे हुए हैं, कहां से क्या क्या रोक लगा लेते हैं। तो ममता देवी फिर से घूम रही है, फिर घूम रही है, इंडिपेंडेंट थी, बेटा के साथ घूम रही है। अच्छा, कमी नहीं ना है, माल जाले कमी नहीं ना है। और देखिए एक और बड़ी बात है, हमें किसी ने बताया कि प्रशांत किशोर यहाँ किसी दलित को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, किसी बड़े दलित को। अच्छा, इसलिए हम इस खेल को भी देखिए, क्योंकि हमें बेलछी नरसंहार याद है, इंदिरा गांधी याद है, जब इंदिरा गांधी हाथी पर सवार, और देखिए बेलछी नरसंहार में दलितों का संहार हुआ था और कुर्मियों पर आरोप लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं लोग कि बड़ी संख्या वहां दलितों की है। तो प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं कि कहीं दो कुर्मियों की लड़ाई में तीसरे को फंसाकर क्या खेल बिगाड़नी है, क्या खेल बना देंगे, यह समझने वाली बात होगी। बिल्कुल होगी, जी, लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि जब बेलछी नरसंहार हुआ था, आरोप कुर्मी अपराधी गिरोहों पर था, तो नीतीश कुमार अपराधी गिरोहों के साथ नहीं खड़े हुए थे, दलितों के साथ खड़े हो गए थे। और बेलछी नरसंहार ने तो इंदिरा गांधी को फिर से कुर्सी सौंपी दी थी, प्रधानमंत्री बना दिया था। बिल्कुल। तो चलिए देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया है बिहार की 12 विधानसभा सीटों का। तो इसी तरह से ये कारवां चलता रहेगा। तो फिर आज की ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।